हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। लास्ट क्लास में अपन ने इस क्वेश्चन पे जो है टॉपिक जो है वो छोड़ा था। ए वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm स्क्वायर इज यूज्ड टू हैंग ए ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम। फाइंड आउट स्ट्रेस इन द वायर। स्टूडेंट्स, बहुत कम बच्चों ने, केवल 2-3 बच्चों ने मुझे इसका आंसर जो है वो सेंड किया। देखिए, इस समय में आप जितना भी स्टडी कर लेंगे तो उससे आप लोगों से बहुत जो है आगे निकल जाएंगे। इसलिए चाहे तो अपने इस लॉकडाउन के जो समय है जहाँ पे स्कूल ओपन नहीं हो रही, चाहे तो हम उसको यूज़ नहीं करें और आराम से जो है वो अपना बैठे रहें, और चाहे अपने इसको यूटिलाइज कर लें। तो थोड़ा थोड़ा मैं टॉपिक आपको करवा रहा हूँ चैप्टर का, कोई हालांकि क्लास में इससे ज़्यादा स्पीड रहती है, तो प्लीज़ उसको आप लोग देखें भी। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मुझे वहाँ पे आप भेजें, तो व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको दोबारा उसका वीडियो या पर्सनली कुछ बताना हो तो वो आपको बता सकते हैं। डाउट सेशन के लिए आप आ सकते हैं स्कूल में। लेकिन देख रहा हूँ कि बहुत से बच्चे तो केवल देख ही रहे वीडियो को, और जो देख रहे हैं वो भी जो क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ उनका आंसर वो नहीं देते हैं। तो थोड़ा सा इसमें आप लोग ध्यान रखिए ताकि हम लोग भी मोटिवेटेड रहें। समय सबके लिए ही एक जैसा ही है ये, हम लोग भी मोटिवेटेड रहें कि आप देख रहे हैं वीडियोस को, और ताकि हम और वीडियो बनाने के लिए आगे आएँ और बेहतर तरीके से आपको वीडियोस में समझा सकें। ये हमारे लिए भी कोई एक अच्छा मेथड नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आपको ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा तो हमें भी ऑनलाइन पढ़ाना कोई इतना ईजी नहीं लग रहा, बट समय की ये डिमांड है। जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा। 6 मंथ अराउंड अपने को हो चुके हैं घर पे बैठे हुए। प्लीज़ आप लोग स्टडी को थोड़ा सीरियसली लें, और चाहे गलत आंसर हो सही हो कुछ तो सेंड करें उसके अंदर, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा था कि ए वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। तो सबसे पहले वैल्यू जो दी गई है उसको अपने लिख लेते हैं, L = 2 मीटर। उसके बाद में एरिया दिया हुआ है 2 mm स्क्वायर। सो ए इज गिवन एज 2 mm स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है। इज यूज्ड टू हैंग अ ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम। सो मास जो है बॉडी का वो दिया हुआ है 10 किलोग्राम। फाइंड आउट द स्ट्रेस इन द वायर। वायर के अंदर अपने को स्ट्रेस फाइंड करनी है। तो हम लोग जानते हैं कि जो स्ट्रेस होती है वो क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। तो सबसे पहले तो अपने को फोर्स फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हमने इसको हैंग किया हुआ है वायर के साथ में, जो अपना 10 किलोग्राम का जो मास है उसको जब हमने हैंग किया हुआ है, तो इस मास के ऊपर फोर्स लगेगी mg, which will be equal to 10 into g, and it will be equal to 10 into 10 is equal to 100 न्यूटन। मैंने आपको बताया था कि कोई भी बॉडी जिसको अपने हैंग करें या सरफेस पे रखें तो उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है उसकी वैल्यू होती है mg। तो m इसका कितना है 10, g से हमने मल्टीप्लाई किया, 10 into 10 कितना हुआ 100 न्यूटन। इसके ऊपर एक्सटर्नल अपने फोर्स लगा रहे हैं, और क्योंकि वायर हैंग की हुई है इसलिए इसके अंदर भी जो टेंशन फोर्स डेवलप होगी वो भी कितनी होगी 100 न्यूटन। यानी जो फोर्स इस वायर में डेवलप होगी वो कितनी होगी 100 न्यूटन, क्योंकि ब्लॉक हैंग है। हैंग है मतलब वो हिल नहीं रहा, मूव नहीं कर रहा, स्टेबल है। और जब स्टेबल होता है कोई तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। और वेलोसिटी 0 होने का मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी होती है, 0 होती है। तो इसके ऊपर अगर इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन फोर्स लग रही है तो इतनी ही फोर्स इसके ऊपर कहां पे भी लग रही है, ऊपर की ओर, जो इस वायर के अंदर डेवलप हो रही है। जब हम किसी भी वायर को, किसी भी थ्रेड को स्ट्रेच करेंगे, उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, तो उसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है उस रिस्टोरिंग फोर्स को बोलते हैं टेंशन फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये टेंशन फोर्स जो है ऊपर की ओर एक्ट करेगी। और हमारे पास में स्ट्रेस का क्या वैल्यू आएगी, स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है हम लोग जानते हैं, वो होती है फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस
जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी 100 अपॉन एरिया कितना गिवन है 2 mm स्क्वायर, सो 2 mm स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारी जो स्ट्रेस की यूनिट होती है वो क्या होती है, बेसिकली स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे अपने पास 100 तो किस में आया है न्यूटन में, इसका अपने को पता नहीं है कि किस में, ये mm में है तो इसको मीटर में अपने को कैसे चेंज करना है वो अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो डिजायर्ड यूनिट है वो क्या चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो डिजायर्ड यूनिट चाहिए होती है अपने को डेटा उसी में ही इसके अंदर पुट करना पड़ता है। ठीक है, तो 2 mm एरिया को हम क्या लिखेंगे 2 mm स्क्वायर नहीं लिखेंगे, एरिया को हम लिखेंगे 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। देखो कैसे लिखा बनेंगे 1 mm इक्वल टू क्या होता है 10 रेज टू द पावर -3 मीटर होता है, यानी मीटर का वो 1000 पार्ट होता है, 1/1000 होता है। कैसे पता, स्केल देखा है आप सभी ने, तो स्केल के अंदर जो मिनिमम होता है वो होता है मिलीमीटर, और पहले 10 मिलीमीटर होते हैं, फिर उससे इतना एक बनता है सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर जब 10 mm इकट्ठे होते हैं तो कितना बनता है 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने mm हुए 10। अब 100 सेंटीमीटर मिलके बनाते हैं 1 मीटर, इतनी बड़ी जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर मिलके कितना बनाते हैं 1 मीटर। तो 1 मीटर में कितने mm हुए 1000 mm हुए, 1 मीटर में कितने हुए 1000 हुए। इसका रिवर्स करें, 1 mm में कितने मीटर हुए, mm कितना पार्ट हुआ मीटर का 1/1000 पार्ट हुआ, 1000वां हिस्सा हुआ उसका। समझे भाई, 1 mm में सॉरी 1 मीटर में कितने mm होते हैं 1000, यानी 1000 mm का कितना मीटर बनता है 1 मीटर। तो 1 mm का कितना बनेगा मीटर में 1/1000, मीटर में कितना बनेगा 1/1000 बनेगा। बेसिक सी चीज है। ठीक है, तो इस 1/1000 को हम क्या लिखेंगे 10⁻³ लेकिन हमको क्वेश्चन के अंदर mm दिया हुआ है mm स्क्वायर दिया हुआ है, mm स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो इसलिए हम इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, इधर से भी इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करेंगे तो 1 mm स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -6 हो जाएगा, 3 × 2, तो कितना हो जाएगा -6। इस तरह से मैंने यहां पे लिखा है कि एरिया इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -6 लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से जो स्ट्रेस है वो अपनी क्या आएगी, अब जो स्ट्रेस की वैल्यू आएगी उसको अपने यहीं पे ही चेंज कर देते हैं, 2 × 10 रेज टू द पावर -6 mm, क्या हुआ mm की जगह पे क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अपने इसको और ज्यादा अगर सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व किया जा सकता है इसको, देखिए ध्यान से, 50 आ गया, सो स्ट्रेस will be equal to 50 into 10 raised to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो आंसर जिन्होंने दिया है दोज आर राइट। ये -6 पावर ऊपर चली जाएगी, नीचे -6 है, मतलब 1/10 रेज़ पावर 6 नीचे है यहाँ पे, तो वो यहाँ से डिनोमिनेटर से कहाँ पे चल जाएगा न्यूमरेटर में चला जाएगा, इसलिए इसको -6 को ऊपर लिखेंगे तो बन जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 6 और 50 कैसे आया इससे डिवाइडेड। ये इसका आंसर है। 1-2 बच्चों ने सही आंसर इसका दिया। इसको आप अगर नोट वगैरह करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके कर लिया करें, ठीक है, क्योंकि अपलोडिंग के अंदर फिर वीडियो का साइज बड़ा नहीं रह सकता, इसलिए हम उसको बीच में मैं टाइम नहीं देता नोट करने के लिए। तो उसको आप कैसे कर सकते हैं नोट, उसको आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके।
क्योंकि अपलोड में जो साइज है वो हमें छोटा रखना होता है वीडियो का। उसके बाद में आता है हुक्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना हुक्स लॉ। हुक नाम के साइंटिस्ट हुए और उन्होंने स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशनशिप के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो हैं, अलग अलग मटेरियल को लेकर उन्होंने खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए। अलग अलग उन्होंने स्ट्रेस अप्लाई की उस पर, यानी अलग अलग उन्होंने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप निकाला। स्ट्रेन क्या होती है आप सभी जानते हो। स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी किसी क्वांटिटी के चेंज को ओरिजिनल के साथ में जो रेशियो लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हम स्ट्रेन बोलते हैं। जैसे हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पढ़ी, शीयरिंग स्ट्रेन पढ़ी और हमने वॉल्यूम स्ट्रेन पढ़ी। तो इन्होंने उस के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जनरल रिलेशनशिप दिया। इन्होंने बताया कि अगर फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, क्या बताया इन्होंने, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन stress is directly proportional to strain। स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेन के। दैट मीन्स अगर कोई अपने पास बॉडी है, कोई वायर है मान लीजिए, उसके अंदर जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा उतना ही ज्यादा उसमें स्ट्रेस भी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा, स्ट्रेस भी प्रोड्यूस होगा। लेकिन कब तक, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन। कब तक होगा ये, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन। स्मॉल डिफॉर्मेशन का मतलब जो स्ट्रेन होना चाहिए वो इतना ज्यादा नहीं होगा, चेंज इतने ज्यादा नहीं करने अपने को, ज्यादा चेंज नहीं करना, तब तक ऐसा होगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने पास में दो मटेरियल है, एक मटेरियल थोड़ा सा हार्ड है, सॉलिड वायर है, और एक अपने पास में मान लीजिए कोई इलास्टिक है। इलास्टिक है, जैसे इलास्टिक रबड़ नहीं होती जिसको अपने नॉर्मल भाषा में रबड़ कहते हैं, और एक अपने पास वायर है। दोनों के ऊपर हमने 2 किलोग्राम का मास जो है वो क्या किया, हमने लटकाया। वायर पे भी 2 किलोग्राम का लटकाया और उस पे भी 2 किलोग्राम का लटकाया। तो नीचे की ओर कितनी फोर्स लगेगी, इस पे भी 20 न्यूटन, इस पे भी 20 न्यूटन। तो अब बताइए स्ट्रेन किस में ज्यादा प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस होगा इलास्टिक में, यानी जो साइज में चेंज आएगा, वायर के साइज में कोई बहुत कम चेंज आएगा जो अपने खुली आंख से देख भी नहीं पाएंगे, लेकिन जो इलास्टिक होगी वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, नीचे की ओर स्ट्रेच हो जाएगी। उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, जो अपने उसकी लेंथ में सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, जिसको अपने नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग किसके अंदर ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, इलास्टिक में या वायर में। जिसमें स्ट्रेन ज्यादा उसमें स्ट्रेस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। स्ट्रेस क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इलास्टिक में स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इलास्टिक के अंदर स्ट्रेस भी क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। यानी इलास्टिक इसको ज्यादा टेंशन फोर्स लगाएगी इसके मुकाबले में, जिसमें टेंशन फोर्स तो सेम होगी, लेकिन इसका एरिया जो है वो काफी कम हो जाएगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं जब अपने उसको स्ट्रेच करते हैं ना किसी इलास्टिक को, तो उसका एरिया भी थोड़ा क्या होता है, कम हो जाता है। तो एरिया कम होने की वजह से इसकी स्ट्रेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि स्ट्रेस क्या होती है, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। तो इसके अंदर स्ट्रेस जो क्या होगी, लेंथ इसमें ज्यादा होगी, यानी स्ट्रेन ज्यादा होगी। स्ट्रेन ज्यादा होगी तो इसके अंदर स्ट्रेस भी क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। सो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी ऐसे मटेरियल जिनके अंदर या ऐसी वायर या ऐसी कोई भी दो
चीजें अगर अपने लें तो दोनों में जिसमें स्ट्रेन ज्यादा होगा उसमें उतना ही ज्यादा स्ट्रेस भी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अगर अपने यहीं पे ही लें, एक ही चीज का एग्जांपल लें, मान लो वायर के लिए ही अगर लें या इलास्टिक के लिए ही अगर लें अपने एग्जांपल, तो सपोज हमने पहले यहां पे 2 किलोग्राम की चीज को लटकाया, तो इसके अंदर क्या होगा, नीचे की ओर फोर्स लगेगी 20 न्यूटन, थोड़ा स्ट्रेन आएगा यानी थोड़ा सा लेंथ में चेंज आएगा, इसलिए ये थोड़ा कहां पे चला जाएगा, वायर नीचे की ओर चला जाएगा। थोड़ा जो वायर है वो थोड़ा उसका साइज में क्या आ जाएगा, थोड़ा वायर नहीं सॉरी अपना जो ये मैंने जो लिया है, जो मैंने यहाँ पे एक इलास्टिक लिया है, इसके साइज में थोड़ा सा क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, है ना बच्चों, उसके साइज में थोड़ा सा क्या आ जाएगा, एक चेंज आ जाएगा। तो इस केस में स्ट्रेस जो है वो कितनी प्रोड्यूस होगी, इस फोर्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर मैं यहां पे 2 किलोग्राम की जगह पे 5 किलोग्राम लटकाऊंगा, तो आप सभी जानते हो कि रिस्टोरिंग फोर्स भी यहां पे जो अप्लाइड फोर्स होगी वो कितनी हो जाएगी, 50 न्यूटन, और रिस्टोरिंग फोर्स भी कितनी हो जाएगी, 50 न्यूटन। तो जब फोर्स बढ़ गई तो स्ट्रेस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसका इलोंगेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी जब मैं इसके ऊपर 50 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा, यानी जो 5 किलोग्राम का मास लटकाऊंगा, तो इसके अंदर जो लेंथ का चेंज है वो इतना नहीं होगा, इससे थोड़ा ज्यादा होगा, इससे थोड़ा क्या होगा, लेंथ का चेंज ज्यादा होगा, और जब लेंथ का चेंज ज्यादा होगा उस टाइम स्ट्रेस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये कौन बताता है, हुक्स लॉ बताता है। ठीक है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी बॉडी में स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, दैट मीन्स उस बॉडी में स्ट्रेस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। लेकिन कंडीशन है इसकी फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, यानी यू ना हो कि आप उसको पूरी तरह से वायर को, एक वायर है आपके पास, उसके ऊपर आपने 200 किलोग्राम मास लटका दिया, तो वो तो वायर वहां पे ब्रेक ही हो जाएगी ना, वायर वहां पे ब्रेक ही हो जाएगी। तो वहां पे ऐसा नहीं होने वाला, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन यानी हमने उसको थोड़ा पुल किया, 5 किलोग्राम कोई वायर ली, उसके ऊपर 5 किलोग्राम लटका दिया, 10 लटका दिया, 20 लटका दिया, जितना वो सहन कर सके, तो तब तक स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगी। यानी जितना ज्यादा उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, जितना लेंथ में चेंज आएगा, उसी लेंथ में चेंज के अकॉर्डिंग उसके अंदर स्ट्रेस भी उतना ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और जब इसके अंदर इस साइन को हटाएंगे, देखो दो चीजें प्रोपोर्शनल होती हैं, और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वहां पे आता है कांस्टेंट, वहां पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो स्ट्रेस विल बी इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन, एक कांस्टेंट आएगा K मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन, K इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। K किसको कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कहते हैं। कैसे, देखो अगर अपने पास में दो अलग अलग मटेरियल है, एक है वायर जो है वो आयरन की बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है, और एक वायर है जो एल्यूमिनियम की बनी हुई है, दो वायर, दोनों के ऊपर हमने सेम मास लटका दिया, यानी दोनों के ऊपर जो हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई है वो दोनों पे ही क्या लगाई है, सेम लगाई है। ये मान लीजिए वायर किसकी, आयरन की बनी हुई, और ये मान लीजिए वायर किसकी, Cu की बनी हुई, कॉपर की बनी हुई। ये है 2 किलोग्राम और ये भी है 2 किलोग्राम, दोनों पे हमने सेम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, इस पे भी 20 न्यूटन, इस पे भी 20 न्यूटन, दोनों पे हमने 20 न्यूटन फोर्स लगाई। एक आयरन है और एक क्या है, कॉपर है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है
वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जो हमने ये इक्वेशन लिखी है इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन विल बी इक्वल टू ए कांस्टेंट। ठीक है, फोर्स हमने सेम लगाई, लेकिन दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगाने के बावजूद भी दोनों के मटेरियल क्या है, अलग अलग है। दोनों के मटेरियल अलग अलग होने के कारण उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो दोनों के मटेरियल के मॉलिक्यूल्स ही अलग अलग टाइप के, एक आयरन के हैं और एक किसके हैं, कॉपर के बने हुए एटम्स। तो इंटर एटॉमिक या इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होगी उसको अपने क्या कहेंगे, वो क्या होगी, दोनों में अलग अलग होगी, जिससे दोनों के अंदर स्ट्रेन जो है और स्ट्रेस जो है वो क्या होगा, अलग अलग प्रोड्यूस होगा। दोनों के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स हमने क्या लगाई, सेम लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है इसका साइज 1 mm हो जाए, बड़ा हो जाए, इसका हो जाए 2 mm। दोनों की हमने वायर की लेंथ इनिशियली सेम ली है, मान लीजिए एरिया भी सेम है। जब हमने इनको दोनों को फोर्स लगाई है तो हो सकता है इसकी जो लेंथ है वो 1 mm चेंज हो, इसकी जो है वो 2 mm लेंथ ज्यादा हो जाए। कॉपर की 2 mm हो जाए, कॉपर ले, एल्यूमिनियम ले, मैंने शायद नाम एल्यूमिनियम का लिया था तो एल्यूमिनियम लिख देता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम की वायर लें क्योंकि एल्यूमिनियम थोड़ा नरम होता है कॉपर के मुकाबले में। तो एल्यूमिनियम को जब खींचेंगे यानी उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो उसकी लेंथ ज्यादा चेंज होगी और आयरन की क्या होगी, कम होगी। तो दोनों में स्ट्रेन तो क्या हुए, अलग अलग हुए। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या बताता है, ये बताता है अपने को कि स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों में क्या हुए हैं, अलग अलग प्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी जिसके अंदर स्ट्रेन अगर ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है उसमें फिर स्ट्रेस भी क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ताकि इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या बना रहे, उस कांस्टेंट के इक्वल बना रहे। ठीक है, अगर स्ट्रेन जिसमें ज्यादा प्रोड्यूस होगी उसमें स्ट्रेस भी क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ताकि उनका रेशियो क्या बना रहे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर बना रहे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, एक कांस्टेंट है विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या होगा, अगर k की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब होगा कि उस बॉडी में कम स्ट्रेन होने पे भी ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। क्योंकि देखो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। ठीक है, जैसे इस केस में मान लो आयरन के लिए k की वैल्यू ज्यादा है, तो अगर k की वैल्यू ज्यादा है दैट मीन्स k के अंदर स्ट्रेन जो है वो तो कम प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन फिर भी वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। क्योंकि जितनी उसमें स्ट्रेन कम प्रोड्यूस हुई है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेस भी क्या हुई है, प्रोड्यूस हुई है, उसके अंदर चेंज हुई है स्ट्रेस भी। दोनों के अंदर स्ट्रेस भी सेम नहीं होगी, दोनों के अंदर स्ट्रेन भी सेम नहीं होगी, लेकिन दोनों का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट k के बराबर रहेगा। और दोनों के k भी एक जैसे नहीं होंगे, दोनों मटेरियल अलग अलग है, इसलिए इसका k अलग रहेगा, इसका k क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका k अलग होगा, इसके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो ये क्या बताता है अपने को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कि कोई भी बॉडी है उसके अंदर अगर हमने सेम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई दो बॉडीज पे अलग अलग, एक बनी हुई है वो वायर मान लीजिए आयरन की, दूसरी बनी हुई एल्यूमिनियम की, तो दोनों में स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशियो है वो उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए जो k है उसके रेशियो की क्या रहेगा, उसकी वैल्यू के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यानी अगर आयरन के लिए k ज्यादा है तो इसमें अगर स्ट्रेस कम भी प्रोड्यूस हो रही है, तो स्ट्रेन कम भी प्रोड्यूस हो रही है, तो भी इसके अंदर स्ट्रेस क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ताकि k जो है वो क्या बना रहे, इस आयरन के इक्वल बना रहे। जबकि इसके लिए k की वैल्यू कम है तो इसके अंदर स्ट्रेन ज्यादा होने पे भी स्ट्रेस जो है वो इतनी ज्यादा नहीं बनेगी। स्ट्रेन किस में ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम में, लेकिन क्योंकि उसका k कम है, देखिए दो केस ले रहे हैं अपने आयरन और एल्यूमिनियम, मैंने कहा अभी इसका k1 है, इसका है k2, मान लो इसका है कांस्टेंट k1, इसका कितना है k2, एंड k1 इज ग्रेटर देन k2, तो दोनों में स्ट्रेन अलग अलग प्रोड्यूस हुआ। हमने कहा भी एल्यूमिनियम में स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, एल्यूमिनियम में स्ट्रेन क्या हुआ,
ज्यादा प्रोड्यूस हुआ K2, तो स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर स्ट्रेस भी क्या हुआ, ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ताकि इन दोनों का जो कांस्टेंट है वो क्या बना रहे, K2 के इक्वल बना रहे। ठीक है, एक बात तो ये हुई। दूसरे केस में K1 जो है वो इससे ज्यादा है, K1 इससे भी ज्यादा है, यानी आयरन उससे भी ज्यादा है, लेकिन आयरन में स्ट्रेन कम प्रोड्यूस हो रहा है, आयरन में स्ट्रेन क्या हो रहा है, कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेस भी क्या होगा, एडजस्ट होगा, ताकि उन दोनों की वैल्यू भी क्या बना रहे, कांस्टेंट K1 के बराबर बनी रहे। ठीक है, बाकी आगे अपने इसके जब टाइप पढ़ेंगे, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, तो अपने को और क्लियर होगा। अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, जो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ओके, टेम्परेचर वगैरह पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मेनली नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। सो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू।